हेलो हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में जानेंगे। और दरअसल ये लेक्चर पिछले लेक्चर का कंटिन्यूड पार्ट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की शुरुआत की थी, जिसमें कि हम लोगों ने डिसोसिएशन और एसोसिएशन के डिफरेंट केसेस को देखा था। और उसके बाद अंत में हम लोगों ने क्या होता है बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर, इस बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल करी थी। इस लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को रिलेट करेंगे बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से और उस पर आधारित कई तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला काम तो आप लोग ये करो कि वीडियो की क्वालिटी को इंप्रोवाइज कर लो। क्वालिटी ऑप्शन में जाके मैक्सिमम पिक्सल्स में कन्वर्ट करके इस वीडियो को वॉच करो, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। और दूसरा काम, कॉपी कलम के बगैर तो बैठना ही मत, अदरवाइज सारा मेहनत बर्बाद जाने वाला है। आप लोग इमेजिन कर लो, बस इमेजिन करो, आज 1 महीने होने जा रहा है और शायद ये वीडियो लेक्चर भी 28वां 29वां हो सकता है। तो 29 लेक्चर, 29 दिन। कहने को तो भैया एज एन एवरेज 1 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है, लेकिन आप भी जानते हो एक वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने में मिनिमम 2 से 3 घंटा आप लोगों का खर्च होता है और मेरा तो भैया पूरा दिन बर्बाद होता है। तो इतना सारा मेहनत मेरा और आपका यूजलेस हो जाएगा अगर आप इसको कॉपी कलम के साथ नोट डाउन नहीं कर रहे हो। सारा मेहनत बर्बाद। और दूसरा, कई सारे बच्चे तो ये सोचते हैं भैया लॉकडाउन है, बाद में जब क्लासेस शुरू होंगी तो हम लोग ज्यादा मेहनत करके अपने आप को इम्प्रोवाइज कर लेंगे, और क्योंकि शरीर में तो भगवान उतरने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप एक दिन में 4 लेक्चर करके दिखा दो तो मेरा नहीं कर पाओगे। एक दिन में आप सिर्फ केमिस्ट्री का 4 लेक्चर नहीं कर पाओगे। पढ़ना 5 सब्जेक्ट है, पर डे 1 लेक्चर भी नहीं हो पाता है रे भैया। तो 30 लेक्चर, अगर कोई बहुत बच्चा ऐसा होगा जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी लेक्चर नहीं किया है, वो 30 लेक्चर अचानक से कैसे कर लेगा? कोई बाहुबली तो शरीर में पैदा होने नहीं जा रहा है, और हो भी जाएगा। चलो यहां ध्यान से देखते हैं और शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या होता है? सबसे पहले आप लोग हेडिंग देके लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में अल्फा। हेडिंग देके लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में अल्फा। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये डिसोसिएशन वाला केस है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग अगर पहले से जानते हो तो ठीक है, मैं अदरवाइज मैं दोबारा यहां पर बोल रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है कि जब हम लोग 1 मोल सॉल्यूट को पानी में डालते हैं तो उसका जितना हिस्सा पानी में टूट जाता है उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है कि 1 मोल सॉल्यूट का जितना हिस्सा टूटा उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कि मान लो 1 मोल सॉल्यूट पानी में डालें और उसमें आधा मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया भैया 0.5। 1 मोल पानी में डालें और 0.2 मोल टूटा, 0.8 मोल अनडिसोसिएटेड रहा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 0.2। 1 मोल पानी में डालें और 0.9 मोल डिसोसिएट हो गया, 0.1 मोल अनडिसोसिएटेड रहा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 0.9। यानी कि 1 मोल सॉल्यूट जब पानी में डालते हैं तो उसका जितना हिस्सा टूट जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या दूसरी भाषा में फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट विल गेट डिसोसिएटेड इज आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कि कोई जरूरी तो नहीं है ना 1 मोल ही ले, हम लोग 2 मोल लिए, 2 मोल पानी में डालें और उसमें से 2 मोल लिए और 1.5 मोल टूट गया, 2 मोल लिए और 1.5 मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ? फ्रैक्शन डिसोसिएटेड, मतलब 1.5 बटे टोटल 2। ओके, जितना टूटा डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे कि 3 मोल पानी में डालें और उसमें 1 मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ? 1/3। 10 मोल पानी में डालें और 2 मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो यहां पर तो हम लोगों को जानना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से कैसे कैसे रिलेट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे चुके हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्फा। तो वहां पर आप लोग सबसे पहले लिख ही लो कि द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिखो द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट गेट डिसोसिएटेड, the fraction of electrolyte that get dissociated in its solution is called degree of dissociation of it.
in its solution is called degree of dissociation of it. यहां पर हम लोग मानते हैं, let us consider, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहां पर। let us consider कि मान लो ये कोई सॉल्यूट है A, और A सॉल्यूट को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद ये B में टूटता है, और एक पीस, कितना पीस B में टूट जाता है? M। दरअसल ये है क्या? M क्या? जैसे कि NaCl कुछ देर पहले हमने देखा था कि ये टूटता है Na+Cl- में, तो यहां पर तो पहले से जाने NaCl के जगह हम लोग A रख दिए, और Na+ और Cl- आइडेंटिटी से तो डिपेंड करता है, सिर्फ सॉल्यूट गिरता है इन दोनों का ना, एक पार्टिकल मान लिया B, और एक पार्टिकल जो है बताओ तो कितना पार्टिकल दे रहा है? 2, तो इसीलिए A से 2B लिख दिया। जैसे यहां पर CaCl2 था तो Ca2+ 2Cl-, तो CaCl2 के जगह अगर हम लोग A लिख दिए तो बताओ तो एक पीस कितना पीस में टूटा? 2, 1, 3 पीस, तो 3, और इन दोनों को मिलाकर सिर्फ B लिख दिया। समझ में आ रही है बात? तो वही M यहां डिनोट कर रहा है क्या, कि एक पीस कितना पीस में टूटा, यानी कि डिसोसिएशन जो हो रहा है उस डिसोसिएशन के दौरान यहां पर रिप्रेजेंटेशन ये दर्शा रहा है कि एक मॉलिक्यूल दरअसल M मॉलिक्यूल में टूट रहा है। हम लोग मान लेते हैं इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल जो था A का 1 था, और शुरू में B जो था वो कितना था? 0, यानी कि नो डिसोसिएशन। जब कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो उस स्थिति में ये 1 था और ये 0 था, मान लिया ऐसा। कुछ और भी आप लोग लोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है। यहां पर मैं 1 से ही शुरुआत कर रहा हूं, और एट इक्विलिब्रियम जब फाइनली क्या होता है, फाइनली ये टूट जाता है, तो एक में टूटा कितना? अल्फा, तो 1 - अल्फा हो गया। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर एक में जितना डिसोसिएशन होता है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक था तो उसमें अल्फा टूट गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? अल्फा। और ए का पार्टिकल अब इक्विलिब्रियम पे कितना बचा होगा? 1 - अल्फा। तो यानी कि ए जो है अल्फा पार्टिकल टूटा तो एक पीस से m पीस बन रहा है, तो अल्फा पीस से कितना पीस बनेगा? m अल्फा, यानी कि B जो है वो कितना बन जाएगा बच्चों? m अल्फा। तो आप बताओ शुरुआत में सॉल्यूशन के अंदर शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था? 1, और बाद में सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? पहले शुरुआत में 1 + 0 मतलब 1, और बाद में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 1 - अल्फा + m अल्फा। इसी को दोबारा यहां लिख रहा हूं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था? 1 + 0 = 1। समझना बच्चों। और इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन जब हो गया, मतलब इसमें से अल्फा पीस टूट गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूशन तो ये नहीं देखता है ना कि ए है कि बी है, वो देखता है टोटल कितना है, ये प्लस ये, यानी कि 1 - अल्फा + m अल्फा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, वी नो दैट, कि हम लोग जानते हैं इस बात को कि बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर I = व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके, ध्यान से बच्चों, कि बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर I = नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1 - अल्फा + m अल्फा, और डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आ गया I और अल्फा के बीच एक संबंध आ गया, यानी कि अगर आपको अल्फा दिया हुआ है तो आप I = निकाल सकते हो, दैट इज 1 - अल्फा + m अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में दिया है, और m तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, जैसे NaCl के लिए m की वैल्यू 2, CaCl2 के लिए m की वैल्यू 3, K3FeCN6 के लिए m की वैल्यू 4, वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अल्फा पता है, m पता है, तो I की वैल्यू आ सकती है। और अगर I दिया और अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे? इसी इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर आप लोग बताओ, I को साइड कर देंगे और इन दोनों को साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? अल्फा - m अल्फा होगा ना बच्चों? अल्फा - m अल्फा =
कि इसको 1 को इधर कर दिए और m अल्फा माइनस अल्फा, दिस इज m अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, i माइनस 1। ओके, तो यहां से आप लोग बताओ अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया, यहां से अल्फा अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू i माइनस 1। तो यहां से स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या अपने को मिल गया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू i माइनस 1 और डिवाइडेड बाय m माइनस 1। और दरअसल पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जिसका इस्तेमाल होने जा रहा है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1, और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ओके, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये वैल्यू यहां पर अगर हम लोग पुट कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू m नॉर्मल बाय m ऑब्जर्व्ड माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m माइनस 1। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m नॉर्मल माइनस m ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय m माइनस 1। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला आ जाएगा मोलर मास के रूप में। अब आप बताओ कि चूंकि वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, यानी कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि मोलर मास ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो मोलर मास की जगह हम लोग सिंपली डेंसिटी भी पुट कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नॉर्मल करने का मतलब थ्योरेटिकल डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व डेंसिटी बाय ऑब्जर्व डेंसिटी इनटू m माइनस 1। वैसे इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ये फॉर्मूला दरअसल हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में इस्तेमाल किया था, आरसी मुखर्जी में भी इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है वहां पर मैंने डिराइव नहीं किया था, वो मैंने बोला था कि 12th के किसी चैप्टर में इसके डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। तो वो ये डेरिवेशन है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है थ्योरेटिकल डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इनटू m माइनस 1। इस तरह से भी हम लोग देखते हैं। वैसे यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में इसका इस्तेमाल नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर में मुख्य रूप से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1। कैसे इस फॉर्मूला को निकालें वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं, ये आपको पूरा लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ये पूरा लिखने के बाद आप लोग हेडिंग देके लिखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इसको भी हम लोग अल्फा से ही दर्शाते हैं। तो हेडिंग देके लिखना डिग्री ऑफ एसोसिएशन और ब्रैकेट में लिखना अल्फा ही, ब्रैकेट में लिखना अल्फा। यहां पर भी मैं उसी बात को दोहराऊंगा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी सॉल्यूट को हम लोग पानी में डालते हैं तो वहां पर एसोसिएशन हो सकता है। तो वो जो एसोसिएशन होगा, कोई जरूरी नहीं है कि 100% एसोसिएशन हो गया। कहने का मतलब 10 मॉलिक्यूल डालें तो 10 मॉलिक्यूल डाइमर बना ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। 10 में से 4 डाइमर बनाए, अच्छे ऐसे ही रह गया मोनोमेरिक फॉर्म में। 8 डाइमर बनाया, 2 मोनोमेरिक फॉर्म में ही रह गया। ऐसा बहुत तरह का ऑप्शंस हो सकता है। तो कितना एसोसिएशन हुआ उस चीज को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन में। क्या होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन? तो 1 मोल अगर हम लोग सॉल्यूट इस्तेमाल किए हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसमें से जितना मोल एसोसिएट हुआ है उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे 1 मोल सॉल्यूट पानी में डालें या किसी और सॉल्वेंट में डालें तो वहां 0.2 मोल एसोसिएट हुआ, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया 0.2। 1 मोल पानी में डालें 0.9 मोल एसोसिएट हुआ, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया बच्चों 0.9। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that get associated is called degree of association। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे एसोसिएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब कि 5 मोल अगर हम लोग मान लो पानी में डालें तो 5 मोल डालें, 2 मोल एसोसिएट हुआ, तो फ्रैक्शन कितना एसोसिएट हुआ? जितना एसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 5 डाले थे 2 एसोसिएट हुआ, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 2/5। तो दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। 10 मोल पानी में डालें और 3 मोल एसोसिएट हुआ, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हुआ? 3/10। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग पहले लिख लो व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हेडिंग तो था डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ब्रैकेट में अल्फा, और वहां पर नीचे लिखो द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, the fraction of solute that get associated, the fraction of solute that get associated is called, the fraction of solute that get associated is called degree of association।
The fraction of solute that get associated is called degree of association. Okay, fraction of solute that get associated is called degree of association. अब यहाँ देखो कि let us consider, मान लेते हैं कि m मॉलिक्यूल जो है A का ये जुड़कर एक पीस दे दिया। वहां पर डिसोसिएशन में था एक पीस से m पीस बन रहा था। एसोसिएशन मतलब क्या, m पीस से एक पीस बन रहा है। ये अगर डाइमर होगा तो 2 पीस से एक पीस बन रहा है, ट्राइमर होगा तो 3 से एक पीस बन रहा है, टेट्रामर होगा 4 से एक पीस बन रहा है। तो ये दर्शा रहे हैं कि m मॉलिक्यूल जो है A का आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल B का बनाता है। ये एसोसिएशन के इक्वेशन को दर्शाता है। शुरुआत में अगर हम लोग गौर से देखें तो शुरुआत में इनिशियली ये था एक, कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ एक लिया मैंने एक, और B जो है वो 0 था क्योंकि एसोसिएशन तो शुरुआत में हुआ ही नहीं था। फाइनली जब एसोसिएशन हुआ, कितना एसोसिएशन हुआ, कंप्लीट नहीं, एक में जितना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लेते हैं अल्फा मॉलिक्यूल A का एसोसिएट हुआ तो B कितना बनेगा, अल्फा बाई m। ये कुछ अलग सा दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया भैया? अब ध्यान से देखो, स्टैचोमेट्री से देखते हैं कि m मॉलिक्यूल A का जुड़ेगा तो कितना मॉलिक्यूल B का बनेगा, m से बनेगा 1। यूनिटरी मेथड देख रहे हैं, m मॉलिक्यूल से कितना बनेगा, 1। m मॉलिक्यूल से 1 बनेगा तो एक मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होगा तो कितना बनेगा बच्चों, 1 बाई m। सही है ना? तो अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा तो कितना बनेगा बच्चों, अल्फा बाई m। शायद समझ गए होंगे, तो इसीलिए यहां पर अल्फा बाई m हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन नहीं हुआ था तो उस वक्त नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, 1 + 0 = 1। ओके, और जब एसोसिएशन हुआ तो अब पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कितना बचा है, दैट इज 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई m। उसी चीज को दोहराते हुए नीचे लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, कि एसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल 1 था और ये 0 था, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए बच्चों, 1। और इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए बच्चों, तो आफ्टर एसोसिएशन ये इतना तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 - अल्फा और प्लस अल्फा बाई m, ये पार्टिकल हो गया। हम लोग जानते हैं कि वंस ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर या विदाउट एसोसिएशन। ओके, तो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर क्या हो गया बच्चों, ध्यान से बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई m डिवाइडेड बाय बिफोर कितना है, दैट इज इक्वल टू 1। 1 तो एक्सक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर i इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई m। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर को। यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर आपको दिया हुआ है और m की वैल्यू पता है, डाइमर के लिए m की वैल्यू 2, ट्राइमर के लिए m की वैल्यू 3, टेट्रामर के लिए m की वैल्यू 4, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, m की वैल्यू पता है, तो आप लोग वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर इस वाले इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब आप बताओ कि अगर वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर दिया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो यहीं पर इसी फॉर्मूला को एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं, यहां पर इस 1 को इस साइड लेते हैं, तो i - 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बाई m माइनस अल्फा। तो आप अल्फा को कॉमन ले लो, तो अल्फा को कॉमन लेने पर अपने को मिलता है 1/m - 1 इज इक्वल्स टू i - 1। इसलिए अल्फा का एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला, दैट इज इक्वल्स टू i - 1 डिवाइडेड बाय 1/m - 1। यहाँ पर सारी चीजों को जान रहे हैं, इसी वजह से उन सारी बातों को दोबारा यहाँ लिख रहा हूं कि एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू i - 1 बाय 1/m - 1। अगर रिमाइंडर आपको डालूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है i - 1 डिवाइडेड बाय m - 1, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है i - 1 डिवाइडेड बाय 1/m - 1। ओके स्टूडेंट, अब आप बताओ कि सिंस I इज इक्वल्स टू होता है m नॉर्मल बाय m ऑब्जर्व, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास, तो यहां पर अगर हम लोग पुट कर दें तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू m नॉर्मल बाय m ऑब्जर्व माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/m - 1।
तो आप लोग क्या पाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन सॉरी हो जाएगा m नॉर्मल बाई m ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व इनटू 1 बाय स्मॉल m माइनस 1। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भी फॉर्मूला आ जाता है, क्या चीज के टर्म में, मोलर मास के टर्म में। लेकिन यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग द चैप्टर, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम लोग थ्योरेटिकल नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल डेंसिटी माइनस या नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व डेंसिटी इनटू 1 बाय m माइनस 1। ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर का फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन हम लोग देख लें, यहां पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने को पता चला कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से कैसे कैसे रिलेट करते हैं। जहां तो आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन लिखा, उस डेफिनेशन के बाद इस पूरी चीज को यहां से लेकर यहां तक लिखना है, उसके बाद ये पूरा लिखना और ये वाले फॉर्मूला को तो कंठस्थ याद करना है। डेरिवेशन नहीं आता है, सिर्फ ये फॉर्मूला, इसके पिछले वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर i-1 डिवाइडेड बाय m-1 और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बराबर i-1 डिवाइडेड बाय m-1। m क्या है, एक पीस कितना में टूटता है या फिर एसोसिएशन में कितना पीस जुड़कर एक पीस बनता है। अब हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन के समरी को देख लेते हैं, जो कि खासा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि हम लोग बात करें डिसोसिएशन में, इसको मैं लिखकर एक पिक्चर के रूप में भी समझा सकता था, लेकिन जानबूझकर लिखकर समय इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग अभी अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस इसमें लगाएं और याद भी होता चला जाए। डिसोसिएशन है ये, और ये जो है इस साइड ये एसोसिएशन है, ठीक है, ये डिसोसिएशन है और ये एसोसिएशन है। डिसोसिएशन के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, बताओ तो। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा टूटने के बाद, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपसे पूछा जाए कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सीपी ऑब्जर्व्ड। ओके, क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से ज्यादा होगा, यानी कि सीपी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन सीपी नॉर्मल, और या ये जो है सीपी ऑब्जर्व जो होगा ये कम होगा सीपी नॉर्मल से। यानी कि जो फॉर्मूला से हम लोग निकालते थे पिछले लेक्चर्स में, उससे यहाँ पर वैल्यू जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एसोसिएशन के बाद वो घट जाएगा और यहाँ बढ़ जाएगा। मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास किसका, ऑफ सॉल्यूट, जिसको कि हम लोग m ऑब्जर्व भी बोल देते हैं। तो ऑब्जर्व मोलर मास वो तो डिसोसिएशन में घटेगा और एसोसिएशन में बढ़ेगा। घटेगा मतलब कि ऑब्जर्व मोलर मास जो होगा दैट इज लेस देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा, नॉर्मल वाला। नॉर्मल मोलर मास मतलब जो फॉर्मूला से निकालते हैं, जैसे CaCl2 का नॉर्मल मोलर मास मतलब 40 और 35.52 71, तो 111 जो हम लोग फॉर्मूला से निकाले ना, दैट इज नॉर्मल मोलर मास। ओके, और ऑब्जर्व जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर निकालते हैं। यहाँ चूंकि ऑब्जर्व मोलर मास बढ़ जाता है, यानी कि ऑब्जर्व मोलर मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल। ओके स्टूडेंट, अब यहीं पर हम लोग रिलेट करते हैं बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर को। तो बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर जो है I जो है वहां यहां पर क्या होगा, I जो है ग्रेटर देन 1, और इस जगह पर बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर I जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, और एक बात बता दूं कि इफ कंप्लीट डिसोसिएशन, यदि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा टूट जाए, तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, देन I विल बिकम्स इक्वल्स टू, यहां लिखता हूं,
इसको देखना, छोटे छोटे लिखना इनलार्ज करके। इफ कंप्लीट डिसोसिएशन पूरा का पूरा टूट जाए तो I इज इक्वल्स टू M हो जाएगा। और यहां भी लिख देता हूं इफ कंप्लीट एसोसिएशन, यदि पूरा का पूरा एसोसिएट हो जाए देन I इज इक्वल्स टू 1/m। जैसे कि एक डाइमर बन रहा है और ऐसा लिखा जाए कि 100% डाइमराइजेशन ऑकर, तो उस केस में बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/2। और जैसे NaCl है बोलेगा 100% डिसोसिएशन, तो बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 2। CaCl2 है बोलेगा 100% डिसोसिएशन, तो बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। K4FeCN6 है बोलेगा 100% डिसोसिएशन, तो I इज इक्वल्स टू 5। वहां से M कैसे लिखना है पिछले लेक्चर से हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो उस स्थिति में ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा दैट इज नॉर्मल मोलर मास बाय M, याद रखना। और इस केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा दैट इज नॉर्मल मोलर मास इनटू M होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहां जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू M, मतलब M इनटू Cp नॉर्मल, याद रखना, यानी M से रिलेट कर दे रहे। लेकिन ऐसा कब, जब कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, मतलब कि Cp ऑब्जर्व जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल Cp नॉर्मल डिवाइडेड बाय M। इन चीजों को भी आप लोग गहराई से याद रखना और समझना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल होता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करो। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को एक और तरीके से टफ कर देता है, और वो तरीका होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कंसीडर आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कि अगर हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड को कंसीडर करें, ध्यान से देखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख सकते हो कि ये छोटा सा चीज के वजह से कोई क्वेश्चन रुक ना जाए। तो जैसे हम लोग, कुछ है नहीं, दरअसल आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, उसका क्या इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं वही देखना है। जैसे CH3COOH है, ये पानी में डिसोसिएट हुआ CH3COO माइनस और H+, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है K। हम लोग जानते हैं शुरुआत में अगर इसका कंसंट्रेशन A था, 0 था, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, A इंटू 1 माइनस अल्फा, A अल्फा। वी नो दैट कि हम लोगों को पता है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ये 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, वही चीज दोबारा दोहरा रहा हूं यहाँ पर, CH3COOH, कि ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन। तो उन चीजों को जब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, CH3COO माइनस की वैल्यू A अल्फा, H+ की वैल्यू A अल्फा डिवाइडेड बाय CH3COOH की वैल्यू A इंटू 1 माइनस अल्फा, तो आप क्या पाओगे कि K इक्वल टू A कट जाने के बाद A अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये K का फॉर्मूला आ गया। ये जो है दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज A अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज सो लेस देन 1, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत छोटा रहे तो उस परिस्थिति में 1 माइनस अल्फा, देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में K इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, A अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर रूट, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाय A मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड वी नो दैट कि यहाँ पर अगर बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन से इसको रिलेट करें, ये सब कुछ हम लोग पहले से भी देखे हुए आयनिक इक्विलिब्रियम में। वी नो दैट कि हम लोग ये भी जानते हैं कि अल्फा जो है बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से भी निकाला जा सकता है, वो I-1 डिवाइडेड बाय M-1। तो ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, और अल्फा से I भी निकाल सकते हैं, और I जैसे अपने को आ गया, वही I का इस्तेमाल अलग अलग तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को निकालने में हम लोग करते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूं और या पढ़ा रहा हूं, ये मैक्सिमम लेवल पे,
मैक्सिमम लेवल। बार बार इसको ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इन चीजों में आपको हो सकता है कोई तकलीफ आ रहा हो तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा। जब ऑफलाइन क्लास शुरू होने होगा तो उस वक्त मैं खुद ही इन चीजों को हटा दूंगा और बोर्ड के लिए परफेक्ट कितना है उसको टिक आउट करूंगा कि ये बोर्ड के लिए है, ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए नहीं है। दरअसल वीडियो लेक्चर जो जाता है तो वीडियो लेक्चर टारगेट वाले बच्चे भी देखते हैं, जिनको आईआईटीज करना है, मेडिकल करना है वो भी देखते हैं, और जिनको सिर्फ बोर्ड करना है वो भी देखते हैं। तो वहां पर मैं कट नहीं कर सकता हूं कि भैया ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये छोड़ कर नहीं पढ़ा सकता हूं। जो मैक्सिमम होता है पिक, जिसको पिक बोलते हैं, वो पिक तक मैं पढ़ा रहा हूं। और जिनको कम चाहिए यानी कि बोर्ड के लिए चाहिए वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करे। ऐसे तो मैं हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जैसे ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो जितने भी चैप्टर्स आप लोग लिख रहे हो वहां पर मैं कट करूंगा या होगा तो समय पर डिपेंड करता है। इन सारे चैप्टर को मैं दोबारा भी आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा और वहां पर बिल्कुल बताऊंगा कि बोर्ड में क्या नहीं है। जैसे कि ये वाला हिस्सा बोर्ड में नहीं, 100% नहीं है। इस तरह से बहुत चीज नहीं है। तो बहुत चीज क्या क्या नहीं है तो वो जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तब। लेकिन अभी आप लोग वो सब चीज, उन बातों पर दिमाग ना लगाओ, इन सारे चीजों को करो। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पर। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 22.2 ग्राम ऑफ CaCl2 22.2 ग्राम ऑफ CaCl2 is dissolved in 500 gram of water is dissolved in 500 gram of water to make its solution is dissolved in 500 gram of water to make its solution. Calculate elevation in boiling point. Calculate elevation in boiling point assuming 100% dissociation of CaCl2. Assuming 100% dissociation of CaCl2. Full stop. Kb for water is 0.52 kilogram Kelvin per mole. Kb for water is 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोगों को गिवन वैल्यू तो लिख ही लेना चाहिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि केबी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट। और दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको दिया हुआ है वो 500 ग्राम, दैट इज 0.5 किलोग्राम। ओके। और मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, दैट इज 22.2 ग्राम। CaCl2 का मोलर मास होता है 111 ग्राम। आप लोग निकाल लेना। CaCl2 जो है कैल्शियम का 40 और 35 2 जा 71, तो ये 111 ग्राम इस तरह से आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट 22.2 डिवाइडेड बाय 11 तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0.2 मोल। ओके। अब अपने को बोल रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन। तो CaCl2 टूटता है तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस देता है। तो यहां पर बताओ एक मॉलिक्यूल टूटकर कितना आयन दे रहा है, कितना पार्टिकल दे रहा है, 3। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी है, 3। और सिंस कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन में अभी मैंने बताया I विल बिकम्स इक्वल्स टू m, यानी कि बॉन्ड्स और फैक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो चूंकि ये डिसोसिएशन वाला केस है यानी कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहां पर एलिवेशन इन कांस्टेंट ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू केबी इंटू एम। मतलब फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था केबी इंटू एम, तो उसमें बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑब्जर्व यानी कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। I की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, 3, और केबी की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, 0.52, और मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट इज 0.5। तो जो भी आ जाएगा इतना डिग्री सेल्सियस या फिर इतना केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछता तो 100 प्योर का होता है, 100 प्लस इतना हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिखो, when 30 gram of acetic acid is dissolved in water to make its
is dissolved in water to make its 600 milliliter solution 600 milliliter solution at 27 degree Celsius temperature then acetic acid is 20% dissociated. On this basis calculate the osmotic pressure of resulting solution. On this basis calculate osmotic pressure of resulting solution. क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड दिया हुआ है 30 ग्राम। हम लोगों को पता है मोलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60 ग्राम। तो बताओ तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा 30/60 मींस 0.5 मोल। और क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है 600 मिलीलीटर सॉल्यूशन का, तो ये 0.6 लीटर भी हो जाएगा। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये 300 केल्विन भी हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया 20% डिसोसिएट हो गया, यानी कि जितना एसिटिक एसिड डालें उसको 20% डिसोसिएट होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% मतलब 0.2 हो गया। ये अपने को आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अपने को चाहिए बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। तो आप लोग बताओ, चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है I-1 डिवाइडेड बाय M-1। आप बताओ CH3COOH जब टूटता है तो CH3COO- और H+ देता है, मतलब एक पीस कितने पीस में टूटा 2, तो यानी कि इसके लिए M का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह I का वैल्यू M के बराबर नहीं होगा, क्यों? उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 100% डिसोसिएशन, और जब 100% डिसोसिएशन होता है तभी I का वैल्यू M के बराबर। यहाँ पर तो 20% ही डिसोसिएट हुआ है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला से I का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर I-1 डिवाइडेड बाय M-1 होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह हम लोग रख देते हैं 0.2 इज इक्वल्स टू I की जगह हम लोग रख देंगे कितना, I की जगह I तो निकालना ही है बच्चों, -1 डिवाइडेड बाय M-1। M की जगह क्या रख दोगे बच्चों 2 - 1। तो आप देखो I-1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 0.2, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1.2। ओके, तो यहां से अपने को बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बताओ तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा I into CRT। ओके, तो I मतलब बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1.2, C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 0.2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 0.6। R की जगह 0.0821 रख देते हैं, और टेम्परेचर की जगह हम लोग बच्चों रख देते हैं 300। तो इस तरह से अपने को इतना ATM, इसको सॉल्व करोगे तो ये एक मैथमेटिकल टर्म को जैसे सॉल्व करेंगे तो इतना ATM ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बार बार बोले जा रहे हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए ये लेक्चर और इससे पिछला वाला लेक्चर दोनों आप लोगों को अच्छे से देखना है। और इन दोनों लेक्चर को देखने के बाद जो इससे संबंधित स्टिकर आपको दिया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस स्टिकर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा के आप लोग बनाओगे, और उसके बाद क्या, उसके बाद आप लोग इस टॉपिक से संबंधित जो भी बुक है, आपको ABC है, प्रदीप है, दिनेश है, उस बुक से इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे बनाओगे। आज जो है आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये सॉल्यूशन चैप्टर दरअसल आज के आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद बहुत सारे होमवर्क्स होंगे, वो होमवर्क इस टॉपिक के स्टिकर के सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद मैं आपको दूंगा, जिसमें एनसीईआरटी भी आपको करना है। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से जल्दी पहले स्टिकर को कंप्लीट करो, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस या होमवर्क आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ 2-3 दिनों के बाद ऑनलाइन टेस्ट भी होगा इस सॉल्यूशन चैप्टर का, जो कि दर्शाएगा आप लोगों ने कितना मेहनत किया है। इसलिए आज मैं पहले ही बोल दिया कि इसका तैयारी आप लोग अच्छे से कर लो, क्योंकि चैप्टर हो गया कंप्लीट, इस पर कभी भी टेस्ट हो सकता है इस वीक में, तो इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।